हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कर रहे थे, उसका लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर का बहुत दिनों से इंतजार था, तो आज हम उस लेक्चर को आपके सामने लेके आ गए हैं। दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। मैं फिर से बता दूं, जो भी वो लेक्चर देख रहे हैं, याद रखिएगा आपके जो कमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, यूपीएससी हो, स्टेट सर्विसेज हो, ये सारे ही एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगा, तो इसको जरूर इंपॉर्टेंस दे। और अभी जो आने वाला यूपीएससी प्रीलिम्स है, उसके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस मेरा ये मानना है, याद रखिएगा 6th लेक्चर है, 5 लेक्चर और बना चुके हैं। 60 to 65 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस साल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज मैंने लिया हुआ है, दैट इज आप देख रहे हो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। तो ये न्यूज में थी, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 144। ठीक है, लास्ट टाइम के कंपेयर में इंडिया की रैंक डाउन हुई है। रिमेंबर, लास्ट टाइम इंडिया की रैंक 140 थी, बट इस टाइम इंडिया की रैंक 144 हुई है। तो पूछा सकता है आपसे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2020, इसको पब्लिश कौन करता है? तो पहला तो आपको याद रखना है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये इसको पब्लिश करती है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सेकंड, इंडिया की परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है, पहले 140 थी, अब 144 हुई है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा हैप्पियर देश कौन सा है? तो आंसर है फिनलैंड। थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर जो टॉप पोजीशन रही है वो फिनलैंड की रही है। और अगला अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है इससे, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 6 वेरिएबल्स हैं, 6 इंडिकेटर्स हैं, वो याद रखिएगा। जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, याद रखिएगा। देन फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो याद रखिएगा, ऊपर अपन ने 3 बोल दिए हैं, दैट इज जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और नीचे 3 है, दैट इज फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो ये 6 हैं दैट डिसाइड द रैंकिंग कि देश आपका खुश है कि नहीं, मतलब हैप्पीनेस में आपकी क्या रैंकिंग है। तो ये पॉइंट हो सकते हैं, ये डिफिकल्ट माना जाएगा। ये आई थिंक बेसिक आपने पढ़ा होगा। और एक और डिफिकल्ट अगर बनाना चाहें तो अगर आप देख सकते हैं, हमसे ऊपर जो हमारे देश हैं, जैसे चाइना की बात करें, उसकी भी रैंक अच्छी 94, पाकिस्तान की 66 है, बांग्लादेश की 107, श्रीलंका की 130, मालदीव की 87। तो आसपास के देश हैं उनकी भी रैंकिंग हमसे अच्छी है। रिमेंबर, तो इंडिया की रैंकिंग पुअर है, ये बात हमको माननी पड़ेगी, बट याद रखिए क्वेश्चन किस तरह फ्रेम कर सकते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा युवा विज्ञानी कार्यक्रम। याद रखिए, युवा विज्ञान कार्यक्रम कह सकते हैं इसे, युवा विज्ञान कार्यक्रम। ये क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है युविका। तो आपके एग्जाम में आ गया ये युविका 2020 इज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज दिस? ठीक है, तो पहली बात तो याद रखिएगा, ये जो युविका प्रोग्राम है ये इसरो का प्रोग्राम है। फर्स्ट पॉइंट, ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम है, याद रखिएगा। और इंग्लिश में कहे तो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसरो का प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है। किस लिए है? कि स्टूडेंट्स को याद रखिएगा बेसिक नॉलेज दी जाए, किसकी? स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशन की, टू द यंगर वंस, यंग एज में। रिमेंबर, जिससे क्या उनका इंटरेस्ट बढ़े, किसमें? स्पेस एक्टिविटीज में। तो याद रखिएगा, ये किसका मिशन है? ये है इसरो का है। तो इसरो का ये प्रोग्राम है, याद रखना आपको, स्कूल चिल्ड्रन का, कि स्पेस एक्टिविटीज में लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। और वो स्कूल चिल्ड्रन को हम इसमें याद रखिएगा मोटिवेट करेंगे, कि वो उनको नॉलेज दी जाएगी कि देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो स्पेस एक्टिविटीज में उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशन में बातें बताई जाएंगी। ठीक है, दैट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इसरो। तो याद रखिएगा, युविका 2020 आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, जो किसका प्रोग्राम है? इसरो का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड जो है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। अगर ये आता है तो मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं ये है क्या। देखिए मैं बताऊं, जैसे हमारी सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, रूल्स, सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से जेंडर इक्वालिटी नहीं आ पाती है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से होंगे तो वहां पे कुछ सोसाइटी के आपके रूल्स होंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं जेंडर इक्वालिटी नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम यहाँ पर जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। याद रखना आपको, ठीक है, कि जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कि इक्वालिटी ना आए। ठीक है, तो ये गलत चीज है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, इसमें याद है कि इसको पब्लिश कौन करता है? दैट इज इंपॉर्टेंट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपसे पूछा सकता है कौन इसको रिलीज करता है? यूएनडीपी। इंडिकेटर्स पूछेंगे चांसेस नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं इंडिकेटर्स क्या है। एक है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, 4 इंडिकेटर्स हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट,
थर्ड है एजुकेशनल एम्पावरमेंट और फोर्थ है फिजिकल इंटीग्रिटी। दीज आर द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स तो नहीं पूछे आएंगे, ऐसे तो सबके इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, बट स्टिल कौन पब्लिश करता है, रिलीज करता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर्स एक बार आप गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये न्यूज में था, आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, जिसको अपन कहते हैं ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, बहुत फेमस हुआ। अभी आपने सुना होगा सीएए का अमेंडमेंट हुआ, इंडिया में सीएबी बिल आया, फिर सीए अमेंडमेंट हुआ, तो ये इन्होंने क्या ऐसी चीज कर दी जिससे न्यूज में आ गए। इन्होंने एक्चुअली क्या किया, मैं आपको बताता हूँ न्यूज क्यों बनी और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, फिर बैकवर्ड लिंकेज में क्या पढ़ना है। जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, जिसको हम OHCHR भी कहते हैं, एक्चुअली इसने क्या किया, इसने एक एप्लीकेशन फाइल कर रहा था, ये किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ है 2019 में ये गलत है, ठीक है, इसमें माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, जो भी है उनका ये कहना था, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या करते, केस रजिस्टर कर रहे थे। अब आप बताइए इंडिया का क्या कहना है इसमें। इंडियन गवर्नमेंट ने कहना है ये हमारी सॉवरेनिटी का इशू है, इंटरनल मैटर है, इसमें बाहर की कोई भी बॉडी आके ऐसा नहीं कर सकती है। ओके, तो ये इसलिए न्यूज में आ गया, ये ऑफिस इसलिए न्यूज में आ गया। तो बैकवर्ड लिंकेज में हमको क्या याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि ये जो है, ये याद रखिएगा 1993 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, दैट इज ऑफिसर ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, बाय द यूएन मेंबर स्टेट्स, मतलब यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने इसको एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। आपने यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन देखे होंगे, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, उसी का एक जनरल ऑर्गन है, मैं आपको तो मेन ऑर्गन है, उसे कहते हैं सेक्रेटरिएट, याद होगा आपको, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरिएट है ना, उसी का ये पार्ट है, जिसको हम कह रहे हैं OHCHR जो है, वो इसी का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट जो है, जो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, उसी का याद रखिएगा, उसी का एक पार्ट है, दैट इज ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये एक तरीके से आप कह सकते हो यूएन की ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यूएन की ह्यूमन राइट्स हम कहते हैं इसको, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और इसको हेड करता है हाई कमिश्नर, ठीक है। तो यूएन की ह्यूमन राइट्स जो है, उसका नाम मैंने आपको बता दिया है। तो अच्छा, लीडिंग यूएन एंटिटी ऑन ह्यूमन राइट्स, यूएन की ह्यूमन राइट्स की एंटिटी है ये लीडिंग एंटिटी, और किसके अंदर है वो मैंने बता दिया है, जो सेक्रेटरिएट एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, उसके अंदर का ही ये पार्ट है। और न्यूज में क्यों था वो मैंने बता दिया। तो बैकवर्ड लिंकेज में क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक छोटा सा मैंने लिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछे तो हो सकता है मेरा क्वेश्चन मानना है इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, पहली बात याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर तो कोलकाता में, ये आपको किसी स्टेट पीएससी में भी आ सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये 1851 में स्टैब्लिश हुआ था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, और इसका मेन एम क्या था, टू फाइंड कोल डिपॉजिट फॉर द रेलवे। रेलवे को कोल डिपॉजिट फाइंड करना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन काम था, ठीक है। और इसका जो याद रखिएगा ये है क्या, ये एक अटैच्ड ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है उसका ही एक अटैच ऑफिस है, इसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आपने क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, आपने सुना होगा सोनभद्रा एक प्लेस है यूपी में, वहां पर भी बड़ा न्यूज में आया था कि वहां पे इतने टन गोल्ड मिला है, तो इसलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैंने बैकवर्ड लिंकेज में कवर कर लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, ठीक है, एक अटैच्ड ऑफिस है। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्वाति आ सकता है आपसे, ये स्वाति रिसेंटली इट इज न्यूज, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये है क्या, बहुत सिंपल है, एक वेपन लोकेटिंग रडार है, नाम से ही पता चल रहा है वेपन्स को लोकेट कर देगा। आप उसकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं वेपन्स हैं, ठीक है, तो ये अपने रडार से ट्रैक कर लेगा कि यहाँ पर दुश्मन के वेपन्स हैं। तो याद रखिए स्वाति इज अ वेपन लोकेटिंग रडार, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया है, सबसे खास बात इसको डेवलप किया है DRDO ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो आप कहेंगे सर ये तो पुराना टॉपिक है, ये स्कैन कर लेगा, ठीक है, रडार के थ्रू फास्ट, ऑटोमेटिक और एक्यूरेट लोकेशन बता देगा एनिमी की वेपन्स की, DRDO ने बनाया भी है, बट इंपॉर्टेंट क्यों हो गया आज की डेट में। एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि जो BEL है, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, जो इसको मैन्युफैक्चर भी कर रही है, ठीक है, उसने क्या किया, $40 मिलियन की डिफेंस डील साइन की है आर्मीनिया से, ठीक है, आर्मीनिया एक कंट्री है जिससे डिफेंस डील साइन की है, जिसको हम 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार देने वाले हैं, मतलब हम उनको देने वाले हैं। याद रखिए हमेशा आपने सुना होगा हम लेते हैं, वेपन्स की बात आती है, बट यहाँ पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं आर्मीनिया को, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली 2020 की न्यूज में था, इसीलिए ये स्वाति आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी टिपिकल क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आउट ऑफ द विंडो होते हैं, वही क्वेश्चन मैंने पीछे लिखा हुआ है, याद रखिएगा, करिस्का करांडस, ठीक है। तो ये आपसे पूछा सकता है ये करिस्का जो करांडस है, व्हाट इज दिस, रिसेंटली न्यूज, व्हाट इज दिस, कुछ नहीं, एक बेरी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एक वाइल्ड बेरी,
ठीक है। तो एग्जाम पूछा सकता है कि रिसेंटली इट इज इन न्यूज, ये है क्या, तो याद रखिए वाइल्ड बेरी है, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम ऐसे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं जो आउट ऑफ द विंडो हो, क्योंकि अगर 65% से ज्यादा हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं दैट इज मोर एडवांटेज, इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लिए हैं मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है एबल प्राइज, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्यों न्यूज में कोई 2020 में एबल प्राइज मिला, एबल प्राइज क्या होता है, सबको पता है, मैथ्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो है 2002 से देती आ रही है एबल प्राइज को, और इस बार 2020 में किसको मिला, दो पर्सनालिटी को एबल प्राइज मिला है, उनके नाम आप देख लीजिए क्या है, एक है फ्रस्टनबर्ग और दूसरा है मार्गुलिस, ठीक है। तो फ्रस्टनबर्ग और मार्गुलिस, इन दोनों को इस बार का 2020 का एबल प्राइज मिला है, ठीक है। आपने नोबेल प्राइज सुना होगा, नोबेल प्राइज मैथ्स में नहीं मिलता, तो मैथ्स का नोबेल प्राइज एबल प्राइज को कहते हैं, नॉर्वे गवर्नमेंट देती है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये न्यूज में था, आपको सुना होगा, कोरोना के टाइम पे दो फंड न्यूज में आ गए, ठीक है, और वो फंड के नाम थे, एक था PMNRF और दूसरा था PM केयर्स फंड, जो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के लिए लॉन्च किया था कोरोना के टाइम पर, तो दोनों न्यूज में आ गए, और PM केयर्स फंड तो बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया, रीजन इस पर पूछा गया क्या ये RTI के अंदर आता है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये RTI के अंदर नहीं आता है, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो दैट इज वाई दोनों फंड न्यूज में थे। तो मैं बेसिक बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की, ठीक है। और किसी के दिमाग में होगा सर जब PM नेशनल रिलीफ फंड था तो फिर ये PM केयर्स फंड क्यों बनाया गया, ओके, इसका भी आंसर हम देंगे। तो देखिए PMNRF जो है, ठीक है, ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। एक्चुअली आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुई तो बहुत से हमारे इंडियंस जो पाकिस्तान में थे वापस इंडिया आ रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पब्लिक फंड बनाया गया, इसमें पब्लिक कुछ कंट्रीब्यूट करें जिससे जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं उनको हम सहायता कर सकें, तो इसीलिए इसका एजेंडा ये था इस फंड का बनाने का। फिर आगे चल के ये फंड जो है मेनली यूज होने लगा, फेमाइंस हो गए, कैलेमिटीज हो गए, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ये सब जो चीजें आने लगी उसके लिए इस फंड को यूज किया जाने लगा, ठीक है। इसमें पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती, कौन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हम जैसे पब्लिक इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंपलसरी नहीं कि आपको देना ही देना है, वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल्स दे सकते हैं या कोई इंस्टीट्यूशंस भी इसमें पैसे दे सकती है, बट याद रखिए बजट के थ्रू इसमें पैसा नहीं आता है, ठीक है, बजट एलोकेशन नहीं होगा, ना ही PSU इसमें पैसा देगी, तो PSU तो गवर्नमेंट की है, अब गवर्नमेंट खुद ही पैसा इसमें थोड़ी डालेगी, तो याद रखिएगा। तो एक तरीके से पब्लिक कुछ पैसे इसमें डोनेट कर सकती है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ओके। अगली बात बताऊं, क्या पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, नहीं, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूट करके फंड को नहीं बनाया गया, चेयरमैन सबको पता है प्राइम मिनिस्टर है इसके चेयरमैन, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, उसमें एग्जेम्पशन मिल जाता है आपको 80G ऑफ IT एक्ट के अंदर, याद रखिएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 80G के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, ठीक है, मतलब आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो अमाउंट आप यहां दिखा देंगे हमने यहां पर पे किया है, तो आपको एक टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अगर आप इसमें फंड पैसा देते हैं तो। मिनिमम डोनेशन 100 रुपीज है, 100 रुपीज मिनिमम आपको करना पड़ेगा तभी आप डोनेशन कर सकते हैं, तो ये तो था PMNRF, ठीक है। अब जो दूसरी चीज है वो क्या था, PM केयर्स फंड, ये न्यूज में भी बहुत रहा, एक्चुअली आपने देखा होगा जो PMNRF है वो बहुत सी चीज़ों के लिए, अर्थक्वेक, सबके लिए, फ्लड, सबके लिए यूज होता है, बट PM केयर्स फंड जो है वो स्पेशली बना था फॉर कोविड-19, याद रखिएगा कोरोना वायरस की वजह से जो इंसिडेंट्स हो रहे थे उसके लिए स्पेशली फंड को बनाया गया है। फुल फॉर्म देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है, स्पेशली फॉर कोरोना वायरस, ओके, कोरोना वायरस के लिए बनाया गया। इसके अगर चेयरमैन देखें तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, लेकिन इसके एक्स ऑफिशियो भी ट्रस्टीज हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन है, 3 लोग हैं, एक है डिफेंस मिनिस्टर, एक है होम मिनिस्टर, एक है फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, तो ये 3 इसके ट्रस्टी और बनाए गए हैं, ठीक है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल उसकी तरह, ठीक है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन में पैसा दे सकती हैं, अगेन इसमें भी बजटरी सपोर्ट नहीं है, मतलब बजट के थ्रू आप पैसा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो मैंने यहाँ PSU नहीं लिखा हुआ है, क्यों वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यार देखिए बजटरी सपोर्ट इसमें भी नहीं है, ठीक है। कुछ आगे पॉइंट्स बताते हैं। कंट्रीब्यूशन इसमें भी अगर आप पैसा देंगे तो आपको एग्जेम्पशन है, IT एक्ट 1961 के अंदर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। बट याद रखिएगा इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई है कि याद रखिए जो कंपनीज और PSUs हैं, ठीक है, वो एक मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है उसका 2% आपको CSR में यूज करना पड़ता है, मतलब देश के भलाई के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लोग वो इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 2% आप इन्वेस्ट करते हैं, उसकी भी कंडीशन है इतना प्रॉफिट होगा तो ही आप 2% उसमें CSR में देंगे, ओके। तो यहां पे बोला गया जो कंपनीज और PSUs हैं वो अपना जो CSR है
ठीक है। जैसे सीएसआर आपको 20 करोड़ रुपए आपको सीएसआर में देना है फॉर एग्जांपल, तो आप चाहते हैं सीएसआर में देना, आप चाहें तो पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपको सीएसआर में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छी बात है, आपको सीएसआर नहीं भरना पड़ेगा, 2% देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें दे दीजिए। तो याद रखिए यहाँ पर एक अच्छी चीज प्रोवाइड की गई कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो सीएसआर है वो सीएसआर के थ्रू डोनेशन भी इसमें कर सकती है। ओके, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे माइक्रो डोनेशंस भी अलाउड है, 10 रुपीज तक का भी आप डोनेशन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये पब्लिक अथॉरिटी देखो पीएमएनआरएफ भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, ये तो एक्चुअली न्यूज बना दी जाती है कि देखो पीएम केयर्स फंड का पैसा छुपाया जा रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातें क्लियर हैं, जो पीएमएनआरएफ है वो भी आरटीआई के अंदर नहीं आता है, उसका भी फंड बताया नहीं जाता कि कहां पे खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि पीएम केयर्स फंड एक नया फंड आया है उसको बताने की ज्यादा जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा, 1948 से जो भी फंड चल रहा है उसमें भी नहीं बताया जाता था, ठीक है। दूसरी बात तो आरटीआई का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी है नहीं। डिबेट इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन है तो पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर तो पीएमएनआरएफ का भी चेयरमैन था, तो क्या उसको भी तो होना चाहिए फिर आरटीआई के अंदर। लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी सरकार है तो अपोजिशन कुछ ना कुछ बनाने के लिए ये न्यूज बना देते हैं, बट ऐसा याद रखिएगा ऐसा पहले वाले में भी नहीं था, ठीक है। तो ये एक डिबेट था जो मैंने आपको बता दिया है, और स्पेशली इसको क्यों बनाया था, जब पीएमएनआरएफ था तो उसी में पैसा ऐड कर लेते हैं। देखो एक दिमाग का माइंड सेटअप होता है, देखिए कोरोना वायरस जब आया तो आप लोग इंपैक्ट हुए, मैं इंपैक्ट हुआ, पूरी दुनिया इंपैक्ट हुई, ठीक है। उसकी वजह से एक आपके दिमाग में सेंटीमेंट आ गया किसका, कोरोना वायरस का। तो अगर मैं कोरोना वायरस के नाम पर आपसे पैसे मांगता हूं, ठीक है, तो आपके दिमाग में पैसा देने की इच्छा आएगी, ठीक है, क्योंकि आप इंपैक्ट हुए हो। लेकिन अगर मान लो असम में फ्लड आया है और मैं आपसे बोलूं कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड में पैसा दे दो, तो हो सकता है आप पैसा नहीं दे, क्योंकि आपके यहाँ असम में आया, आपको तो कोई इंपैक्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो पीएम केयर्स फंड एक अलग सा फंड बनाया गया जिसमें कोरोना, अगर आपको ये लग रहा है पैसा दे रहे हैं तो जो कोरोना की इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, तो हो सकता है आपको ये एक पॉजिटिविटी फीलिंग है और आप कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर दें। तो ऐसा देना है, गवर्नमेंट का कहना है कि इससे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और ऐसा हुआ भी, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया पीएम केयर्स फंड में। तो ये एक एजेंडा, एक तरीका हो सकता है बताने का कि क्यों पीएम केयर्स फंड अलग से बनाया गया, क्योंकि हमको पता है इसका जो पैसा है वो कोरोना वायरस के ही केसेस में जाएगा, क्योंकि पीएमएनआरएफ का फंड जो होता है वो अलग अलग, चाहे वो फ्लड हो, साइक्लोन हो, सब में जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नमस्ते पोर्टल। ये एक्चुअली ओल्ड पोर्टल है, बट मैंने क्यों कवर किया, याद रखिएगा हेल्थ वैसे ही न्यूज़ में है, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए मैंने नमस्ते पोर्टल कवर किया है, ठीक है। नमस्ते पोर्टल के बारे में बता दूं, 2017 का पोर्टल है, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मॉर्बिडिटी कोड्स क्या होते हैं, मॉर्बिडिटी कोड्स क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन होता है डिसीजेस का, जो कि डिस्क्राइब होती है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में, ठीक है। तो याद रखना है एक कोडिंग सिस्टम होती है, ठीक है। तो एक मॉर्बिडिटी कोड्स का तो मतलब कोड दिए रहते हैं, डिसीजेस के लिए कोड दिए रहते हैं। तो याद रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, जो डिसीजेस होती हैं उनसे रिलेटेड, याद रखिएगा, फिर से रिपीट करता हूं, मॉर्बिडिटी कोड्स प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस डिस्क्राइब्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। जैसे मान लीजिए कोई डिसीज है, उसका एक कोड होगा, ठीक है, उसमें आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है उसका कोड होगा। तो ये सब जो कोडिंग है, याद रखिएगा, उसे कहते हैं हम मॉर्बिडिटी कोड्स, ठीक है। तो अब ये कोडिंग, अब आपको तो पता ही नहीं होगी कि कौन सी कोडिंग होती है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, ये पोर्टल क्या प्रोवाइड करेगा, आपको स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज, जो टर्मिनोलॉजीज होती है जो हमको नहीं पता होती, वो प्रोवाइड करेगा। और जो मॉर्बिडिटी कोड्स है, ठीक है, आयुर्वेद में कौन सी डिसीज के लिए कौन सी कोड की दवाई लेनी है आपको, फॉर एग्जांपल सिद्धा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो याद रखिएगा इनकी पूरी जो कोडिंग सिस्टम है वो आपको नमस्ते पोर्टल में मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिक याद रखिए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिएगा एक नमस्ते पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है। सिर्फ कोडिंग आपको क्लियर है आयुष, सिद्ध और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, ठीक है, क्योंकि इनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन की कोडिंग अलग होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is this? That is Epidemic Disease Act 1897। बहुत पुराना एक्ट है, 123 साल पुराना एक्ट है, और न्यूज में क्यों आ गया? इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, जो जहाँ पे विधानसभा है, उनको बोला कि आप एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को या क्या करें, इन्वोक करिए, ठीक है। इसको इन्वोक करेंगे बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। आपके दिमाग में सर ये क्या एक्ट है, इसको इन्वोक करने से क्या हो जाएगा? पहले बार इसमें टोटल 4 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3, 4। मैं आपको बेसिक बताता हूँ ये एक्ट है क्या, ठीक है, और ये ऐसी सिचुएशंस में क्यों इन्वोक करने की बात कर रहे हैं। पहली बात आपको पता होगा, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है,
गाइडलाइंस जो है कंकरेंट लिस्ट में हो सकती है, बट ये स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, ये आप सबको पता होगा। चलिए ठीक है, अब जो ये कॉलोनियल एरा का ये एक्ट है देखा जाए, ठीक है, क्योंकि 1897 में आपको कह रहा हूँ, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कुछ सेक्शन है 1 2 3 4, मैं जो मेजर चीज़ें वो बता दूँ। एक्चुअली देखिए एक जैसे लिखा हुआ सेक्शन 3 में आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। लेट अस सपोज स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसी महामारी आ गई है, एपिडेमिक आ गया, ठीक है, कोई महामारी आ गई है, और उस टाइम पर उसको जो उसके नॉर्मल लॉज हैं, नॉर्मल रेगुलेशंस हैं, नॉर्मल जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो हो सकता है वो उस महामारी जो है एंडेमिक है उसको फाइट नहीं कर पा रही हो, ठीक है। तो इस एक्ट को अगर इन्वोक कर दिया है तो सेक्शन 3 ये कहता है, याद रखना आपको, कि सेक्शन 3 में आप क्या कर सकते हो, आप पेनल्टीज, अच्छा पहले मैं आपको सेक्शन 1 बता देता हूँ। देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 सेक्शन 2 एक एक करके समझाते हैं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेक्शन 3 में सीधे बताऊंगा तो शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 1 में ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई जो हमारे नॉर्मल लॉज रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो हमारे प्रेजेंट एपिडेमिक को डील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उन लॉज रेगुलेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 3 करते हैं, फिर सेक्शन 2 बाद में करेंगे। सेक्शन 3 क्या करता है, अब मान लीजिए आपको लगता है कि ये एपिडेमिक जो है इसमें हमें कुछ पेनल्टीज लगानी पड़ेगी, ठीक है, अगर कोई फॉलो नहीं करे तो उसमें हम पेनल्टीज लगाएंगे। तो याद रखिए सेक्शन 3 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप पेनल्टीज लगा सकते हैं, अगर वो आपकी जो रेगुलेशन सेक्शन 1 में आपने बनाई है वो फॉलो नहीं की जा रही है तो आप पेनल्टीज लगा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कहता है, अब लेटर सपोज आपको पता है एपिडेमिक चल रहा है, अब लेटर सपोज ट्रेन से लोग उतर रहे हैं, अब आपको पता है कि यहाँ कोरोना वायरस है, तो आप ट्रेन में लोगों को रोक के उनकी चेकिंग कर रहे हैं, अब वो कहेंगे कि हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो आप, ठीक है, आप पे केस करेंगे हम। तो इसीलिए सेक्शन 4 क्या कहता है, जो ऑफिसर्स होंगे उनको एक इम्यूनिटी पावर मिला हुआ है कि यहाँ पर गुड फेथ में अगर कोई काम करे तो आप उनको कोई केस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर्स को सेक्शन 4 के अंदर ज़्यादा पावर मिल जाता है। सेक्शन 3 के अंदर आप पेनल्टीज लगा सकते हैं अगर वो आपकी रेगुलेशन जो है वो आपने मॉडिफाई की बिकॉज ऑफ दिस लॉ, जो सेक्शन 1 में था आपने उसके अकॉर्डिंग कुछ रेगुलेशंस बनाई, और सेक्शन 3 में वो रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे तो आप उसे पेनल्टी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अगर इन्वोक कर रहे हो तो आपको बेटर हो रहा है, ठीक है। सेक्शन 2 में ही याद रखिएगा एक सेक्शन 2A है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये इन्वोक होता है, एपिडेमिक एक्ट इन्वोक होता है, याद रखिएगा, तो इससे क्या होगा, सेक्शन 2A क्या कहता है, इट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि जो टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक, मतलब जो एपिडेमिक है उस पे अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पावर्स उसको भी मिल जाते हैं। जैसे कि याद रखिएगा अगर सेक्शन, ये आपको ही पता है हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकती, तो सेक्शन 2A के अंदर याद रखिएगा एडवाइजरीज तो जो डायरेक्शंस इश्यूज होते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखिएगा दैट वुड बी एनफोर्सेबल, वो लागू होंगे स्टेट्स में भी। तो सेक्शन 2A से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको एपिडेमिक को रोकना है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसके सेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। और सबसे ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आया, ठीक है, एक तो ये कि इन्वोक करने की बात की, दूसरा सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई, ठीक है, और उसने क्या किया, ये जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 है उसको अमेंड कर दिया, ठीक है, ऑर्डिनेंस के थ्रू। अब एक्ट को अमेंड करने के लिए आपको हाउस चलना चाहिए, हाउस नहीं चल रहा हो तो आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो, तो ऑर्डिनेंस लाया। उस ऑर्डिनेंस से क्या किया, आपने सुना होगा कहीं कहीं केसेस में, खासकर इंदौर में आपने देखा होगा कि जो हेल्थ वर्कर्स जा रहे थे कोरोना की जाँच करने, उनको लोग मार रहे थे, ठीक है, उनके साथ वॉयलेंस कर रहे थे। तो यहां पर क्या किया, इस एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया कि अगर आप ऐसा करते हो, कोई वॉयलेंस करते हो हेल्थ केयर सर्विसेज जो वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट, आप उनके पर्सनल के अगेंस्ट ऐसा कुछ करते हो, तो याद रखिए आपको इंप्रिजनमेंट होगी 3 मंथ से लेके, याद रखिएगा 5 ईयर्स तक आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा आप पे। आपने सुना होगा ये चीज हुई थी, ठीक है। और अगर आपने याद रखिए सीरियस हर्ट कर दिया है, ठीक है, तो यहां पर जो पनिशमेंट है वो बढ़ रही है 6 मंथ से लेके 7 ईयर्स तक, और फाइन जो है 1 लाख टू लेके 5 लाख रुपीस तक का। ये सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि हेल्थ वर्कर्स अगर चेक करने जा रहे थे तो उनको मारा जा रहा था, ठीक है। तो रिसेंट सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई इस एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में, इसलिए ये एक्ट भी न्यूज में रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हिंदू में ये लाइन लिखी हुई थी, मैंने पढ़ी अभी, लाइफ मिशन 2 लाख हाउसेज रेडी। तो पूछा जाता है लाइफ मिशन है क्या, ठीक है। ये लाइफ मिशन केरला गवर्नमेंट की प्रोग्राम है, याद बता दूं पहले बात, याद है केरला गवर्नमेंट का है, 2016 में प्रोग्राम था, किससे रिलेटेड था, हाउसिंग सिक्योरिटी स्कीम ऑफ केरला टू प्रोवाइड सेफ एंड डिसेंट हाउसिंग फॉर ऑल। केरल के सारे लोगों को सेफ हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए ये लाइफ मिशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो लाइफ मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट, प्रोवाइडिंग हाउस टू द पीपल ऑफ केरल। किसने स्टार्ट किया था, केरल गवर्नमेंट ने 2016 में, बट अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि हिंदू में ये लाइन लिखी हुई थी। तो मेरा मानना लाइफ मिशन है। पूछा सकता है किस स्टेट गवर्नमेंट का मिशन था, तो केरल का। किससे रिलेटेड था, तो हेल्थ मत लगा देना, लाइफ सुन के याद रखिएगा हाउसिंग के लिए रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए कवर किया इसको। नेक्स्ट जो है
फ्लैटनिंग द कर्व, ये भी कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चला था, फ्लैटनिंग द कर्व, है ना। अब लोग इसको सोच के इकोनॉमिक्स का मान सकते हैं कि फ्लैटनिंग द कर्व मतलब होता है जीडीपी ईडीपी का कुछ होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है। बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लेट अस सपोज दो ग्राफ हम देखते हैं, ठीक है। ये ग्राफ में देखिए लेट अस सपोज इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और हम कोई प्रिकॉशन नहीं रख रहे हैं, मतलब हम लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे यहाँ केसेस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आप देख रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो ये कर्व है वो कैसा हो जाएगा, स्टीप कर्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि केसेस हमारे बढ़ रहे हैं, लोग इन्फेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, और हो सकता है हॉस्पिटल्स, हो सकता है क्या हॉस्पिटल्स इतने नहीं है जितने आपके पेशेंट्स आ रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, तो स्टीप कर्व हो गया ऐसा, ठीक है। अब अगर सरकार क्या करे, कर्व को स्टीप नहीं करना है, कर्व को फ्लैटन करना है। फ्लैटन मतलब केसेस बढ़े भी तो धीरे धीरे करके बढ़े, एकदम से अगर बढ़ेंगे तो इतनी तो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ही नहीं है, कहाँ जाएंगे इतने सारे केसेस। तो सरकार क्या करेगी, इसमें लॉकडाउन लगाएगी, सरकार इसमें सोशल, याद रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग करवाएगी, ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, तो जो कर्व है केसेस बढ़ तो रहे हैं बट क्या हो रहे हैं, फ्लैटन तरीके से बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, स्टीप टाइप के नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसे कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। रिमेंबर, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये सब जो भी फॉलो करते हैं तो इससे आपका कर्व जो स्टीप नहीं बढ़ेगा, फ्लैटन बढ़ेगा। तो व्हाट इज दिस फ्लैटनिंग द कर्व, मतलब द आइडिया ऑफ स्लोइंग अ वायरस, ठीक है, स्प्रेड, मतलब वायरस का स्प्रेड स्लो करो। किस तरह कर सकते हो, इसलिए आप देखते हो लॉकडाउन किया जाता है, इसमें वायरस का जो स्प्रेड है वो स्लो हो, मतलब ठीक है लोगों को कोरोना हो, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल्स भी तो, बेड भी तो खाली होने चाहिए। तो याद रखिएगा, स्लोइंग अ वायरस स्प्रेड सो दैट फ्यूअर पीपल नीड टू सीक ट्रीटमेंट, कम लोग ट्रीटमेंट लेने आए, ठीक है, और अगर ज्यादा लोग आएंगे तो स्टीप कर्व बन जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। तो लॉकडाउन से फ्लैटनिंग द कर्व किया जा रहा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछा कि फ्लैटनिंग द कर्व क्या हो रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, लॉकडाउन इसलिए आप देखते होंगे सैटरडे संडे लॉकडाउन कर दिया गया कि फ्लैटनिंग कर्व को फ्लैटन किया जाए, स्टीप नहीं किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, संपदा योजना। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होता तो आप बताए थे किससे रिलेटेड है। चलिए बताता हूँ, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब होता है बहुत सारी स्कीम को मर्ज कर दिया गया है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। पहली बात याद रखिएगा, ये स्कीम जो है इट इज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो इंडिया का है, उसको बूस्ट करने के लिए स्कीम बनाई गई है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, इस स्कीम में 2016 की स्कीम है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, 2016 से 2020 तक इस स्कीम में 6000 करोड़ रुपए अलॉकेट किए गए थे, मतलब 6000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2016 टू 2020। तो 20 अभी आ गया, तो बता रहा हूं मैं 6000 करोड़ रुपए इस स्कीम पे इन्वेस्ट किए जाएंगे, ठीक है, स्कीम पे इन्वेस्ट किए जाएंगे, मतलब फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो आप कहेंगे सर कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। फुल फॉर्म देख लीजिए संपदा का, स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। फिर बात आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, रिमेंबर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर ये मिनिस्ट्री स्कीम है, ठीक है। अब याद रखना है ये स्कीम है किसके बारे में बात करती है, द कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम। इसका जो एम है, क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। एक प्रॉपर, आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पढ़ी होंगी तो इजी होगा आपको समझना। रिमेंबर कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग मतलब मैं बता देता हूं, जैसे आलू है, ठीक है, आपने उसको प्रोसेस कर दिया तो अंकल चिप्स बन गई, ठीक है। तो ये हो गया, टमाटो है, उसको प्रोसेस कर दिया, टमाटो सॉस बन गया, तो वैल्यू बढ़ गई कि नहीं। आप देख रहे होंगे ना टमाटर का कॉस्ट कितना कम है, लेकिन टमाटो सॉस ले जाएंगे कितना महंगा पड़ेगा आपको। तो फूड प्रोसेसिंग यही चीज होती है। अंकल चिप्स कितने महंगे, 10 रुपए का आप देखते होंगे, जरा सा मिलता है, आलू 10 रुपए में पता नहीं कितने किलो आप ले आओ, ठीक है। तो रिमेंबर उसे कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये सब इसके लिए आपको लेकिन इंडस्ट्री चाहिए पड़ेगी। अब आलू से अगर अंकल चिप्स बनानी है आपको तो नीड दैट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब जहां से फार्मर से लेके रिटेल शॉप तक पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट डेवलप हो, ठीक है। जैसे फार्म गेट, जहां से फार्मर आपको गुड्स प्रोवाइड करेगा, वहां से लेके रिटेल आउटलेट तक प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो। उसके लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो इसका एम समझ में आ गया, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, और ये अम्ब्रेला स्कीम क्यों है, क्योंकि बहुत सारी जो स्कीम्स है उसको एकदम सब मर्ज कर दी गई है, जैसे कि मेगा फूड पार्क, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ऐसे करके बहुत सारी इसमें स्कीम्स ऐड अप की गई हैं, ठीक है। याद रखिए इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किशोरी हेल्थ कार्ड।
अब पूछा गया किशोरी हेल्थ कार्ड कौन इशू कर रहा है, तो आप लगा देंगे हेल्थ मिनिस्ट्री। गलत है आंसर, हेल्थ मिनिस्ट्री इशू नहीं कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये मिशन है, याद रखिएगा। किशोरी हेल्थ कार्ड, किशोरी हेल्थ कार्ड मतलब होता है एडोलसेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा। स्टेट्स आर मेंटेनिंग किशोरी हेल्थ कार्ड फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, याद रखिएगा। एडोलसेंट गर्ल्स का एक किशोरी हेल्थ कार्ड बनेगा जिनकी एज होगी 11 to 18 ईयर्स, जिन गर्ल्स की एज होगी 11 to 18 ईयर्स, एडोलसेंट कह रहे हैं हम उनको, उनका एक हेल्थ कार्ड बनेगा जो कि आंगनवाड़ी सेंटर के पास रहेगा टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। किसके इंफॉर्मेशन लेंगे, वो इंफॉर्मेशन लेंगी वुमेन्स की जो 11 to 18 ईयर्स है, उनकी वेट, उनका हाइट, उनका बॉडी मास इंडेक्स, उनका आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, डीवॉर्मिंग, मतलब आपको पता होगा डीवॉर्मिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। देन याद रखिएगा दैट इज रेफरल सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन, ये सब चीजों की याद रखिएगा प्रॉपर हेल्थ कार्ड में चीजें लिखी जाएंगी जिससे एक वुमेन्स के बारे में, जो एडोलसेंट वुमेन है उनके बारे में पूरा डाटा अवेलेबल रहेगा। तो किशोरी हेल्थ कार्ड मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और क्या क्या चीजें वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन, याद रखिए हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन बहुत न्यूज में था। व्हाट इज दिस, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन, ठीक है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन जो है ये बहुत न्यूज में था, आपने सुना होगा कोरोना वायरस के टाइम पर। पहली बात तो ये एक ड्रग है जो ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि 25 मार्च को गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया कि इसका एक्सपोर्ट ज्यादा ना हो, ठीक है, और इंश्योर किया कि सफिशिएंट अवेलेबिलिटी हो अपने डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है, ज्यादा इसको एक्सपोर्ट ना करें, अपने डोमेस्टिक मार्केट में इसकी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी करा सकें, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन था, याद रखिएगा, उसको शेड्यूल 1 में रख दिया अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1941। अब आप कहेंगे शायद शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल H1 के अंदर रखने से क्या होता है, शेड्यूल H1 रखने के अंदर ये होता है अगर आप कभी भी शॉप में जाएंगे ये ड्रग लेने, तो याद रखिएगा ये मैंडेटरी है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए डॉक्टर का, जिसमें आपका लिखा होना चाहिए आपको ड्रग की जरूरत है, तभी आपको ड्रग मिलेगा, वरना आप ऐसे ड्रग को परचेज नहीं कर सकते, ऐसे मेडिसिन को परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको सरकार ने किया था, इसलिए न्यूज में था। तो मेरा मानना है मे बी क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन क्या है, इट्स अ ड्रग। आई थिंक ये क्वेश्चन सब बना लेंगे, बट स्टिल जो था मैंने आपको बता दिया, इट कुड बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आपने सुना होगा सर आरटीआई तो सबको पता है 2005 में है, बट आपने सुना होगा अभी पीएम केयर्स फंड में, आरटीआई न्यूज में था कि आरटीआई के अंदर नहीं है पीएम केयर्स फंड, वैसे ही आरटीआई में एक न्यूज में इसलिए था क्योंकि आरटीआई में अमेंडमेंट हुआ 2019 में, ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट हुआ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ चीज तो मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर, जिसको नहीं पता है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई है और लद्दाख भी, और दोनों अब आरटीआई के अंदर आएंगे, ये पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो इंडिया का प्रॉपर पार्ट है तो दोनों चीजों में आरटीआई लगेगा, ठीक है। अब जो चेंजेस हुए वो बताए, तो बहुत सिंपल मैंने लिख दिए, बहुत आसान है याद करना। देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है, आप 2 मिनट में याद कर लोगे। क्या चेंजेस है बता रहा हूं। ये है आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, ये है आरटीआई अमेंडमेंट जो हुआ 2019 में। सुनिएगा, पहला जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता था और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे सेंट्रल लेवल पे, उनका टर्म जो होता था 5 इयर्स का होता था। अब ये कर दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू कि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, याद रखिए, इट वुड बी डिटरमाइंड बाय हुम, सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला चेंज। दूसरा, जैसे स्टेट में, जैसे सेंट्रल में होगा वैसे स्टेट में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट लेवल में होते थे उनका टर्म भी 5 ईयर होता था, उसको भी कौन डिटरमाइन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट देखा जाए तो सैलरी ऑफ सीआईसी और आईसी एट सेंट्रल लेवल पे जो इनकी सैलरी होती थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, याद रखिएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की होती थी वो होती थी इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर। इसको भी बोल दिया गया अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इट वुड बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट के सीआईसी, याद रखिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे, याद रखिए स्टेट लेवल में, इनकी सैलरी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा इंफॉर्मेशन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसकी सैलरी होती थी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, याद रखिएगा जो स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उसके बराबर होती थी। और जो अदर स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे उनकी सैलरी होती थी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के बराबर। इसको भी चेंज करके बोल दिया गया डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुल मिला के सारी चीजें अब क्या हो गई, डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये रिसेंटली चेंज आए हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट ऐसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पहले ये था अब ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया, रिसेंटली इट इज इन न्यूज, व्हाट इज दिस, ठीक है। क्या लिखा है, राल्डर एक्स, याद रखिएगा राल्डर एक्स क्या है,
पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखिएगा ये एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस है। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस, एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिए रैपिड आइडेंटिफिकेशन डिटेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी बन रहा है रैपिड आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आप बता देंगे एक्सप्लोसिव को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बनाया गया है, नहीं पता है तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाटो आपने सुना होगा, नाटो बहुत फेमस है। वैसे ही एक कॉमन टर्म आया, इंडिया यूएस की बात करते हैं हम, मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस। व्हाट इज दिस? शॉर्ट फॉर्म हम कह रहे हैं MNNA, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है? याद रखिए जो नाटो कंट्रीज हैं उसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो है उनका एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं नाटो अलायंस, ठीक है। बट यूएस ने क्या कर रखा है? यूएस ने ऐसा कर अपने लॉ में ऐसा कर रखा है कि अगर जो नाटो कंट्रीज नहीं है उनको नॉन नाटो एलाई स्टेटस प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। उससे क्या होता है? याद रखिएगा जो डिफेंस, ट्रेड और सिक्योरिटी होती है उसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपको नॉन नाटो एलाई स्टेटस मिला है वो, तो ठीक है। इंडिया को क्या मिला हुआ है? ये स्टेटस नहीं मिला हुआ है, याद रखिए इंडिया को स्टेटस नहीं मिला हुआ है। 17 कंट्रीज को यूएस ने दे रखा है जिसमें पाकिस्तान तक है, बट याद रखिए इंडिया हैज नॉट गॉट दिस स्टेटस। तो ये डिमांड चलती है कि इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए, नहीं इंक्लूड करना चाहिए, डिबेटेबल पॉइंट है, ठीक है। बट आपको याद रखना चाहिए कि यूएस लॉ ये करता है कि नॉन नाटो अलायंस को अपने साथ रखने के लिए उन कंट्रीज को, इसमें डिफेंस, ट्रेड और सिक्योरिटी कॉपरेशन में उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं उन कंट्रीज को। पाकिस्तान है इसका मेंबर, ठीक है। अब यहीं से बैकवर्ड लिंकेज में नाटो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो का हेडक्वार्टर आई थिंक सबको पता होगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। फुल फॉर्म भी पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बता दिया 1949 में फॉर्म हुआ था और इसमें 30 कंट्रीज हैं एट प्रेजेंट, और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं, याद रखिएगा। और इंडिया नाटो का भी मेंबर नहीं है, नॉन नाटो अलायंस में भी उसको मेंबर नहीं मिली है, याद रखिएगा। और 2020 में याद रखिएगा नॉर्थ मैसेडोनिया ये इसकी मेंबर बनी थी, 30th मेंबर बनी है, याद रखिएगा। तो ये पूछा सकता है 30th मेंबर नाटो की कौन बनी है, याद रखिए नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। तो ये कुछ नाटो मैंने बैकवर्ड लिंकेज में कवर किया क्योंकि न्यूज में वो टॉपिक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है दीक्षा पोर्टल। ये दीक्षा पोर्टल क्या है? ये न्यूज़ में रहा क्योंकि सरकार ने अभी कोरोना के वायरस के टाइम पर इस पोर्टल के अंदर कुछ चीज़ चालू की है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले दीक्षा पोर्टल, तो देखिए ये ओल्ड पोर्टल है, कोई अभी का नहीं है, ये 2017 में लॉन्च किया गया था, बट इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताता हूँ। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। दीक्षा हो गई क्या? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। दीक्षा का फुल फॉर्म ये हो गया, 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा टीचर्स को अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ट्रेन देमसेल्फ। तो याद रखिए टीचर्स को ट्रेनिंग और लर्निंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है दीक्षा, ठीक है। ये बात याद रखना, 2017 में लॉन्च हुआ था। इस ऐप में याद रखिए 12 लैंग्वेजेस में मिनिस्ट्री, और लॉन्च किसने किया ये भी आपके दिमाग में होगा, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने लॉन्च किया, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन है तो मिनिस्ट्री ऑफ IT ने किया होगा, नहीं, याद रखिएगा HRD मिनिस्ट्री ने किया है, ठीक है। और 12 लैंग्वेजेस में इस ऐप को लॉन्च किया गया। अब ये 2017 की न्यूज़ में था, बट अभी क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि अप्रैल 2020 में याद रखना आपको विद्यादान 2.0 लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने अंडर दिस दीक्षा पोर्टल। अब क्या है ये दीक्षा? जो दीक्षा याद रखिएगा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, इसमें विद्यादान 2.0 लॉन्च किया। अब आपको पता होगा जब कोरोना वायरस चल रहा था, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो ऑनलाइन कंटेंट की बहुत डिमांड हुई थी। आप लोग भी ऑनलाइन कंटेंट की बहुत डिमांड कर रहे थे, तो ऑनलाइन कंटेंट इस विद्यादान में याद रखिएगा इस दीक्षा पोर्टल के अंदर प्लेटफॉर्म क्या है, ये क्या प्रोवाइड करेगा? लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करेगा। चिल्ड्रंस को कंटेंट मिलेंगे, याद रखिएगा, वो कहीं पर भी हो, एनीवेयर हो, उनको लर्न करने के लिए कंटेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट जो भी नोट्स होंगे वो सब उनको ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है। तो ये था विद्यादान 2.0, ठीक है। तो समझ गया मैंने क्यों कवर किया दीक्षा पोर्टल, ओके। और विद्यादान भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दैट इज साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, सावन कहते हैं इसको, ठीक है। शॉर्ट फुल फॉर्म याद रखिए, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। मेरा मानना है ये आ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज दिस? पहली बात तो याद रखिएगा ये इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट सपोर्ट बॉडी है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसका काम क्या है? इसका काम ये है, याद रखिएगा, कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, ठीक है, दैट थ्रेटन्स द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ साउथ एशिया, उसको रोकना। तो याद रखिए इलीगल ट्रेड को रोकना इसका काम है, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन है? वो आसान है, जितने भी सार्क के मेंबर्स हैं वो सारे इसके मेंबर्स हैं। तो 8 कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। तो बैकवर्ड लिंकेज याद रखिएगा, हेडक्वार्टर्स का सेक्रेटरीट तो काठमांडू नेपाल में है, और याद रखिएगा ऑफिशियली लॉन्च इसको भूटान में किया गया था 2011 में। तो
तो ये मेरा मानना है कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। ये कुछ हिंट होती हैं कि कहीं मैंने इसको पढ़ा है, तो मेरा मानना है कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कुछ इंडेक्स मैंने लिखे हुए हैं और यहाँ पर ऑफकोर्स हर बार की तरह कौन रिलीज करता है वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं करा भी चुका हूँ। मैंने आपको डेमोक्रेसी इंडेक्स यूनिट कराया था, जिसको रिलीज करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर्स में। ओके, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सबको पता होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये लास्ट ईयर यूपीएससी में आया था, इसका आंसर था वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। इस बार मेरा मानना है फ्रीडम इन द वर्ल्ड आएगा और इसको पब्लिश करता है फ्रीडम हाउस, नाम से पता फ्रीडम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये फ्रीडम हाउस है क्या? यूएस की एक एनजीओ है, रिमेंबर फ्रीडम हाउस इज द यूएस एनजीओ। तो ये सिर्फ एक मेरा हिंट है कि हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड आपको समझ में ना आए, जैसे रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स समझ में नहीं आया था, वैसे हो सकता है फ्रीडम इन द वर्ल्ड समझ में नहीं आए, तो याद रखिए कि एनजीओ पब्लिश करती है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दिस? बोइंग P8I से इंडिया है, ठीक है। पोसेडॉन याद रखिएगा, तो पोसेडॉन बोइंग P8I पोसेडॉन, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक प्लेन टाइप का कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। पहली बात तो बता दूं ये स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया है, आई से इंडिया है और ये इंडियन नेवी के पास अभी है, ठीक है। व्हाट इज दिस? ये एक मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, याद रखिएगा मल्टी चीजें कर सकता है ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट है ऑफ कोर्स बट मल्टी चीजें कर सकता है। कैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, अगर कोई सबमरीन अटैक करने वाली हो या सबमरीन जा रही हो तो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। एंटी सरफेस, सरफेस में कोई वॉरफेयर अटैक करने वाले हो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। इंटेलिजेंस के लिए यूज होता है, सर्विलियंस के लिए यूज होता है, इवन रिसर्च और रेस्क्यू के लिए भी ये एयरक्राफ्ट यूज होता है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट ये इंडियन नेवी के पास है, ठीक है, याद रखिए इंडियन नेवी के पास है। ओके, तो याद रखिएगा पूछा है किसने दिया इंडिया को? ऑफ कोर्स यूएसए ने दिया है। बोइंग से आपको सीधे यूएसए का ही नाम याद आना चाहिए, ठीक है। तो आई से यहां पर इंडिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दिस अगेन आप फोटो देख रहे होंगे, ये एक फंड की फोटो है जब सार्क की मीटिंग हुई थी ऑनलाइन में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक फंड लॉन्च किया था। वो फंड का नाम मैं आपको बताता हूँ, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड, जो कि बहुत न्यूज में था। ऑफ कोर्स आ सकता है कोविड-19 इमरजेंसी फंड किस ग्रुप का है, तो आंसर वुड बी सार्क। ओके, और इसमें इंडिया ने वॉलंटरली इसमें मेंबर्स पैसे डाल सकते हैं। 10 मिलियन इंडिया ने $रुपीस इस फंड में ऐड किए हैं, ठीक है। और इसमें श्रीलंका ने भी 5 मिलियन ऐड कर दिए हैं, रिमेंबर बता दूं आपको, ठीक है। तो एक इमरजेंसी फंड बनाया गया है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए कि जो हमारे साथ कोरोना वायरस चला उस टाइम पे उसको टैकल करने के लिए। ओके, इसी को देखते हुए एक और फंड है, ये भी याद रखिए, कोविड-19 सॉलिडारिटी रिस्पॉन्स फंड। तो हो सकता है ये फंड भी आ जाए, ये फंड भी आ जाए। इसको याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन ने इस फंड को बनाया है। तो दो फंड है मैंने आपको बता दी, सार्क फंड तो इट इज इंपॉर्टेंट, और कोविड-19 सॉलिडारिटी रिस्पांस फंड ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है आइकॉनसैट 2020। व्हाट इज दिस आइकॉनसैट 2020? कोरोना वायरस से पहले बताऊं 5 और 7 मार्च को कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। किस चीज के लिए? नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी इसका शॉर्ट फॉर्म है आइकॉनसैट, याद रखिएगा 2020, जो कि कोलकाता में हुई, ठीक है। एजेंडा आपको भी समझ में आ रहा होगा, एजेंडा किससे रिलेटेड था? एजेंडा था सरकार का नैनो मिशन से रिलेटेड, याद रखिएगा एजेस ऑफ नैनो मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये इंटरनेशनल समिट हुई जो कि कोलकाता में हुई। तो याद रखिएगा बाइनियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार होती है, ठीक है, जो इंडिया में हुई अंडर द एजेस ऑफ नैनो मिशन, जो सरकार का नैनो मिशन है उससे रिगार्डिंग उसके अंडर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो याद रखिए इग्नोसैट आ सकता है कि व्हाट इज दिस, तो नैनो मिशन या नैनो टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। बहुत सिंपल, आपने सुना होगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नाम बहुत बार। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैं आपको बता दूं, ये वाटर एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड याद रखिए क्लाइमेट चेंज के अंदर ये बॉडी वर्क करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, अभी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो बता दूं जो ये सीपीसीबी देख रही है, इसका नाम है नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो पूछा जाता है आपसे नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नाम से ही पता चल रहा है क्या, दैट इज वाटर से रिगार्डिंग है, ठीक है, वाटर की क्वालिटी से रिगार्डिंग है। ये किसके अंदर चल रहा है? ये सीपीसीबी के अंदर चल रहा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हंता वायरस, ये दैट इज वेरी इजी, वायरसेस मैंने आपको बताया, जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये वायरस भी चाइना में न्यूज में आया था, फैमिली ऑफ वायरस है, पुराना वायरस है बट अभी न्यूज में आ गया था, ठीक है। स्प्रेड मेनली बाय रॉडेंट्स, तो याद रखिएगा रॉडेंट्स की वजह से वायरस स्प्रेड होता है। इसका हम डिटेल आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
तेजस SP-21 एयरक्राफ्ट, जस्ट वेरी बेसिक याद रख लीजिए, तेजस SP-21 एयरक्राफ्ट जो है ये इंडिया में डेवलप हुआ है, ठीक है। किसने डेवलप किया बता देता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, याद रखिएगा, इन दोनों ने मिल के इस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है, ठीक है। दिस द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सुपरसोनिक, याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ द साउंड से इसकी स्पीड ज्यादा है, याद रखिएगा, स्पीड मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, मैक नंबर 1.8, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट सुपरसोनिक क्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस SP-21 एयरक्राफ्ट। सिंगल सीट सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर उसकी इमेज है, फाइटर एयरक्राफ्ट, देखिए ये असिस्टेंट कमांडेंट में आ सकता है, यूपीएससी मानेंगे जहाँ से थोड़े से कम है, क्योंकि यूपीएससी थोड़े ऐसे क्वेश्चन मिलिट्री रिलेटेड नहीं पूछता है, ठीक है। बट स्टिल हो सकता है चेंजेस आए और क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लिए जाए और आपको कंफ्यूजन आ जाए कि हमने तो पढ़ा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। इसमें आपके जो ग्रे एरिया है ना, जो आपने तैयारी कर रखी है, उसको मैं कवर अप कर रहा हूं अपने इन लेक्चर्स के थ्रू, ओके। चलिए नेक्स्ट जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये भी बड़ा न्यूज में रहा, क्योंकि आपको पता होगा हैंड सैनिटाइजर और जो मास्क है उनको इस एक्ट के अंदर ऐड कर दिया गया। व्हाट इज दिस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955? अब आपको पता होगा इंडिया में कोरोना वायरस आया, उस टाइम पे डिमांड बढ़ गई किसकी, सैनिटाइजर और मास्क की, ठीक है। तो अगर मैं अगर ट्रेडर हूं, मुझे पता है कि लोगों की डिमांड ज्यादा है, तो मैं हो सकता है उसको ज्यादा रेट में बेचूं, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये गलत चीज है कि नहीं, कि आप ऐसे पेंडेमिक के टाइम पर आप जानबूझ के ज्यादा रेट में बेच रहे हैं। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्या करता है, ये एक्ट ये प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ प्रोडक्ट्स को, ठीक है, एसेंशियल प्रोडक्ट बना देगी। अगर वो एसेंशियल कमोडिटी प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं, रिमेंबर, तो उसका प्राइस इंक्रीज नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो फिर से बता रहा हूं, इजी अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर कंज्यूमर्स को इजी अवेलेबिलिटी हो, उसके लिए क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ट्रेडर एक्सप्लॉइट ना करें सिटीजन्स को। तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्ट के अंदर याद रखिएगा, जो आपका प्रोडक्ट है उसको एसेंशियल प्रोडक्ट घोषित कर देती है, जिससे कंज्यूमर्स को एसेंशियल प्रोडक्ट कर दिया तो आप उसका प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो याद रखिएगा, वो प्राइस जो रहेगा, जो फेयर प्राइस है, उसी में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, याद रखिए, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एसेंशियल प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है, तो अभी देखा है 7 कमोडिटीज थी इस एक्ट के अंदर, बट अभी 2 नई कमोडिटीज एक्ट कर दी गई हैं, दैट आर मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर। तो याद रखिएगा, इनको ऐड कर दिया गया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। तो एसेंशियल कमोडिटी बन गई तो जो ट्रेडर्स हैं उसका प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, याद रखिएगा। तो आपको वो एक रीजनेबल प्राइस में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन पेंडेमिक हो सकता है, आप ज्यादा खर्च करें आप सिंपल से एक मास्क के लिए, ठीक है। तो इसी के लिए ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 न्यूज में था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया EU समिट। ये एक्चुअली मैंने क्यों लिया, क्योंकि कोरोना वायरस टाइम पे ये समिट तो कैंसिल हो गई, बट मेरा मानना है इस बार ये आने के चांसेस ज्यादा है। दैट इज बायलैटरल ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BTIA, है ना। ये मेंस में भी पढ़ाया था, प्री में भी पढ़ाया था। ये एग्रीमेंट जो है ये 2007 से डिबेट चल रहा है कि इंडिया और EU साइन कर लें, बट अभी तक ये साइन नहीं हुआ है, याद रखिएगा। बायलैटरल ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि इंडिया साइन नहीं कर रही है ना। तो यूरोपियन यूनियन चाह रही इंडिया साइन करे, बट इंडिया अभी तक साइन नहीं कर रही है। इसमें नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक साइन नहीं किया। तो पूछा जाता है BTIA बिटवीन इंडिया और विच ग्रुप, सार्क, यूरोपियन यूनियन, नाटो, ऐसे करके ऑप्शन दे सकते हैं। तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन, ओके। और 15 यूरोपियन यूनियन समिट थी जो मार्च में होने वाली थी, बट इट हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू कोरोना वायरस, ओके, है ना। और अगर देखा है तो फर्स्ट इंडिया EU समिट जो है वो तो जून 2020 से जून 2000 से चली आ रही है, बट अभी जो समिट थी वो अभी इस बार कैंसिल हो गई है, ठीक है। BTIA याद रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बजट में इस बार देखा जाए तो ये 8,000 करोड़ रुपीस, याद रखिए, बजट में एलोकेट किए गए हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। किस चीज के लिए, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, याद रखिएगा, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए 8,000 करोड़ रुपीस इस बार बजट में रखे गए हैं, ठीक है। मैं बता दूं, बजट 2020 में अनाउंस किया नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, 8,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर है। व्हाट इज दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसके लिए मिशन स्टार्ट किया गया, 8,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, याद रखिएगा, बेस्ड ऑन न्यू फिजिक्स, कौन, क्वांटम फिजिक्स। जो क्वांटम फिजिक्स है उसी के अंदर क्वांटम टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें याद रखिएगा, बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा हूं, इट डील्स विथ
टाइनी एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो याद रखिए यहाँ पर एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स, जो टाइनी एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसका यूज किया देखा जाए तो क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत सी चीजों में इसका यूज बढ़ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब इस पर मिशन स्टार्ट किया है, इसका में और आएगा भी, तो इतना ही कंटेंट अवेलेबल था वो मैंने आपको बता दिया है। तो पूछा सकता है आपसे कि रिसेंटली 8,000 करोड़ रुपीस किसमें इन्वेस्ट किए सरकार बजट में, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020। एक्चुअली क्लाइमेट की रिपोर्ट है, क्लाइमेट तो हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो शायद आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने कवर किया है। इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसलिए मैं कवर करा रहा हूं क्योंकि एक बार गो थ्रू कर लो, क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट आप बना लो। ठीक है, इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी इसको पब्लिश करता है। इसमें होते कौन लोग हैं? सीनियर मिलिट्री लीडर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस। याद रखिएगा इस काउंसिल में, याद रखिएगा इस काउंसिल के मेंबर होते हैं जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट और सिक्योरिटी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इस बार की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी बोला गया है कि 2040 के बाद डिजास्टर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो वाटर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे आपकी ग्लोबल सिक्योरिटी हार्म होगी। ऐसे करके इस रिपोर्ट के बहुत सारे पॉइंट्स निकले हैं। दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये न्यूज में क्यों आया? ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, इसमें सरकार अमेंडमेंट कर रही है, उसका बिल गवर्नमेंट लेके आई है। देखते हैं इस मॉनसून सेशन में सरकार उस बिल को पास करा पाती है। अभी पास नहीं हुआ है बट ये न्यूज में आ गया है। अब ये क्यों न्यूज में है, क्या अमेंडमेंट है, क्या इसका लेना देना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पहले बता दूं, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इन इंस्टीट्यूशन को, याद रखिएगा, एस्टैब्लिश किया गया अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसके अंदर 95 इंस्टीट्यूशन है जिनको हम नेशनल इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि IITs, IIMs, NITs एटसेट्रा। ऐसे 95 इंस्टीट्यूट्स हैं विच कम अंडर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की 7th शेड्यूल के अंदर इनको ये स्टेटस मिला, मतलब 7th शेड्यूल सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डोमेन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये न्यूज में क्यों आ गए? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, बड़े इंस्टीट्यूट्स, अगर आप सोचेंगे आप इस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक वैल्यू हो जाती है ना, इन इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट एक नया बिल लाया है जिसमें गवर्नमेंट क्या करी, 95 के साथ साथ कुछ नए इंस्टीट्यूशंस को इसमें ऐड करना चाह रही है। ठीक है, तो 5 IITs, IIT नहीं, ट्रिपल IITs, याद रखिएगा 5 ट्रिपल IITs को ऐड करने का प्लान है इस इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है। वो 5 ट्रिपल IITs में बता दूं कौन कौन से। सूरत का ट्रिपल IIT, भोपाल का ट्रिपल IIT, भागलपुर जो बिहार में उसका ट्रिपल IIT, अगरतला और रायपुर, याद रखिए, जो कर्नाटका में प्लेस है। ठीक है, इनके ट्रिपल IITs को गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस प्रोवाइड करना चाह रही है, जिसकी वजह से ये चीज न्यूज में थी। ठीक है, तो मैंने कवर कर दिया। इसी के साथ साथ एक और चीज न्यूज में थी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। आपने शायद सुना होगा इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। तो नेशनल इंपॉर्टेंस तो मैंने बता दिया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना है। क्या ये भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना है? नहीं। याद रखिएगा ये जो है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम है, उसके थ्रू ये इंस्टीट्यूशंस बने हैं। इसमें क्या गवर्नमेंट ने बोला है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें गवर्नमेंट का प्लान जो है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करेंगे कि वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वो डेवलप हो सके। ठीक है, कहने का मतलब इसमें 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ओके, और उनको वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, और टारगेट क्या है कि ये टारगेट है कि याद रखिएगा कि हम अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनको हम बना रहे हैं 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट को, उनको हम टॉप 500 नेक्स्ट 10 ईयर्स में, याद रखिए, टॉप 500 की रैंकिंग में ला सकें और आगे फ्यूचर में उसको टॉप 100 की भी रैंकिंग में ला सकें। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, 1000 करोड़ का फंड भी एलोकेट किया हुआ है। तो जो भी 10 इंस्टीट्यूट पब्लिक और प्राइवेट वाले चूज होंगे, टोटल 20 चूज होंगे, उनको बेनिफिट ये है कि जो 1000 करोड़ का सरकार का ग्रांट है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर, वो फंड्स मिलेंगे तो उनकी डेवलपमेंट ज्यादा होगी। ओके, तो ये था इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। आप चाहें तो 20 इंस्टीट्यूशंस भी देख सकते हैं नेट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज दिस इज इंपॉर्टेंट। दिल्ली में जब राइट्स हुए तो उस टाइम पे एक माइनर को पकड़ लिया गया कि भाई उसने क्राइम किया हुआ है। तो गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे जो कोर्ट है उसने ये बोला, उसको रिहा कर दिया और बोला किस तरह रिहा किया, कोर्ट ने किस तरह ग्रांट की उसको बेल, क्योंकि वो माइनर था। ठीक है, तो जो हिंदू की न्यूज थी, आफ्टर ऑसिफिकेशन टेस्ट कोर्ट ग्रांट्स माइनर अ बेल। ओके, तो व्हाट इज दिस बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट? याद रखिएगा ये एज एस्टिमेट करने के लिए। तो पता चला वो माइनर था, 16 साल का था, तो उसको रिहा कर दिया गया। तो पूछा जाता है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किसके लिए है? फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एज। एक्सरेज यूज की जाती हैं इसमें। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूज में रहती है हमेशा, मीडिया तो न्यूज में ही है। याद रखिएगा ये स्टैब्लिश हुई थी पीसीआई एक्ट 1978 में, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1978 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस का फ्रीडम को प्रिजर्व करना और इंप्रूव करना स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज एजेंसीज इन इंडिया। तो न्यूज़पेपर का स्टैंडर्ड, न्यूज एजेंसीज का स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना, ये इसका एम है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन इसमें ये आएगा, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट इज रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट मीडिया, इसको रेगुलेट, याद रखिएगा उसको रिव्यू करने का पावर नहीं है पीसीआई के पास। PCI does not have a power to review the functioning of electronic media, that is your social media, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट मीडिया, इन सबको रेगुलेट नहीं कर सकती, रिव्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका जो चेयरमैन होता है बाय कन्वेंशन, मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब ऐसा हर बार नहीं होता है, कन्वेंशन ये देखा गया जो रिटायर्ड या सिटिंग जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका चेयरमैन होता है पीसीआई का। ठीक है, तो ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, जरूरी नहीं हर बार इसी को अपॉइंट करें। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशन कमीशन, व्हाट इज दिस इंडियन ओशन कमीशन? मैंने आपको वनीला आइलैंड्स पढ़ाया था, याद होगा आपको। 6 कंट्रीज थी, जो 6 आइलैंड नेशन थे जो वनीला आइलैंड्स के अंदर फॉर्म हुए थे। उन 6 में से 5 नेशंस जो हैं उन्होंने इंडियन ओशन कमीशन एस्टैब्लिश कर रखा है। वो 5 हैं कॉमोरोस, मदागास्कर, मॉरिशस, सिचल्स एंड फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड। एक आइलैंड नहीं है जो वनीला में था, वो इसमें नहीं है। ओके, तो इन्होंने इंडियन ओशन कमीशन बनाया हुआ है। नाम सुन के आपको लगेगा इंडिया भी मेंबर है, इंडिया इसका मेन मेंबर नहीं है, बट हाँ ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये जो क्रिएट हुई थी पोर्ट लुइस में 1982 में क्रिएट हुई थी। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन इसलिए इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक बार आ चुका है, रिम वाला याद होगा आपको, तो हो सकता है इंडियन ओशन कमीशन पूछा जाए और आपको लगे इंडिया तो मेंबर होगा, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस बस मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज प्लाज्मा थेरेपी। आपको पता होगा कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी न्यूज में थी, बहुत सिंपल है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप चाहे तो और पढ़ सकते हैं। बेसिक मैं बताया जा रहा हूँ, जो भी कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं, ठीक है, उनको याद रखिएगा उनकी एंटीबॉडीज यूज की जाएगी। जो लोग इन्फेक्टेड हैं, मतलब जो ठीक हो गए हैं उनकी एंटीबॉडीज ली जाएंगी, और जो इन्फेक्टेड है उन पे इसकी यूज की जाएगी जिससे वो लोग ठीक हो जाएं। ठीक है, याद रखिए एंटीबॉडीज फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स आर यूज्ड टू ट्रीट द अदर इन्फेक्टेड पर्सन्स। ओके, तो ये न्यूज में थी प्लाज्मा थेरेपी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इसके बारे में बोल रहे थे कि ये सक्सेसफुल है, इसलिए मैंने कवर किया। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने क्यों कवर किया? आपने सुना होगा आजकल वैक्सीन के ट्रायल्स की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तो इंडिया में याद रखिएगा जो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, ठीक है, जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है। याद रखिएगा उसको फंक्शंस जो मिले हैं डिस्चार्ज करने के, वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंदर उसको फंक्शंस दिए गए कि आपको क्या क्या काम करना है। इसका मेनली काम मैं आपको बताऊं, जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं ना, ठीक है, ड्रग का अप्रूवल होता है, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग या इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, इन सब की एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो आप कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स की एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी, इसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं कोरोना वायरस के टाइम पर सरकार ने, आपने सुना होगा 1.7 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, जिसको हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी कह रहे थे। दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको बेसिक देख लेते हैं, इस पैकेज के अंदर क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे सरकार के। पहला तो सबसे अच्छा पॉइंट मैं बता दूं आपको कि जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारीज हो, वार्ड बॉयज हो, नर्सेस हो, आशा वर्कर्स हो, पैराडामिक्स हो, डॉक्टर्स हो, याद रखिए जो भी हेल्थ वर्कर्स है जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी डेथ हो जाती है इस कोरोना वायरस के टाइम पर, तो उनको 50 लाख रुपीस मिलेंगे। याद रखिएगा इंश्योरेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, याद रखिएगा सरकार ने, तो बहुत अच्छी बात है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 50 लाख का एक इंश्योरेंस पैकेज प्रोवाइड किया गया इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में। ओके, सेकंड, इसी के अंदर सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी लॉन्च की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सरकार क्या कर रही है, 80 करोड़ पीपल को, 80 करोड़ लोगों को, याद रखिएगा अराउंड 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, उनको याद रखिएगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5 kg ऑफ राइस व्हीट प्लस 1 kg ऑफ पल्सेस पर फैमिली आपको मिलेगी। ये आपको कंटिन्यूसली नवंबर तक मिलने वाला है, नवंबर 2020 तक ये चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें जो चीजें मिल रही हैं वो तो अलग है, ये आपको एडिशनल मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है किसमें, लोगों के अन्न योजना में। तो ये भी इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर ही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट जो सरकार इस पैकेज के अंदर है, फार्मर्स को बेनिफिट दे रही है। क्या मैं बताऊं, पीएम किसान योजना मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था 6,000 रुपए एनुअली फार्मर्स को मिलते हैं, 2000 करके, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में। तो सरकार का जो 2000 की इंस्टॉलमेंट थी, इस बार सरकार जल्दी दे रही है, ठीक है। तो 2000 रुपीज आपको जल्दी मिल जाएंगे, अप्रैल में ही मिलने जा रहे हैं, जिससे 8.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प होने वाली है, ठीक है। ये भी पैकेज के अंदर है, जो ऑलरेडी किसान देते हैं उसको जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हेल्प टू पुअर, ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, उसके अंदर जो वुमेन्स के, याद रखिएगा जो अकाउंट है जनधन योजना के अंदर, तो पर मंथ आपको 500 रुपीज पर मंथ मिलेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स तक। तो ये भी अच्छी चीज है कि आप अपना हाउस होल्ड को चला सकते हैं। तो 500 रुपीज पर मंथ जो गरीब लोग हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर इनका अकाउंट है, तो उनके अकाउंट में 500 रुपीज वुमेन्स के अकाउंट में आएगा, ठीक है। गैस सिलेंडर्स मिलेंगे, याद रखिएगा 8 करोड़, करीबन 8 करोड़ पुअर फैमिलीज को सरकार, याद रखिएगा, गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट में गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रही है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो नेक्स्ट 3 मंथ तक आपको गैस सिलेंडर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, जिनकी सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ से कम है, 15,000 या 15,000 से कम है, तो उनके लिए क्या होगा, आपको पता होगा आपकी 12% सैलरी कटती है, जिसे प्रोविडेंट फंड में जाती है, ठीक है। और सरकार भी 12% उसमें ऐड करती है, तो मतलब 24% आपका एक डिपॉजिट होता रहता है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी वो 12% नहीं कटेगी, गवर्नमेंट 24% पूरा देगी, मतलब 12% जो आपका था वो भी गवर्नमेंट ऐड करेगी और 12% अपना भी ऐड करेगी। तो टोटल गवर्नमेंट मंथली वेजेस में 24% गवर्नमेंट आपके प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा करती आएगी। तो अच्छी बात है, 3 महीने तक आपकी अगर 15,000 रुपए सैलरी थी तो पैसे नहीं कटेंगे प्रोविडेंट फंड में, ओके। नेक्स्ट, जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, या विडोज हैं और जो दिव्यांग है, उनके लिए बेनिफिट है कि आपको 1,000 रुपए, याद रखिएगा, आपको नेक्स्ट 3 मंथ तक आपके भी अकाउंट में आते रहेंगे। तो 1,000 रुपए यहाँ पे भी सरकार प्रोवाइड कर रही है। मनरेगा के लिए बहुत बड़ी हेल्प है, मनरेगा पर डे 182 रुपीज मिलते थे, अब 202 रुपीज मिलेंगे, 20 रुपए बढ़ा दिए गए हैं मनरेगा वर्कर्स के लिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एनुअली 2,000 रुपए जो वर्कर्स हैं उनको भी मनरेगा के अंदर एक एनुअली बोनस भी मिलेगा। तो आपकी पर डे की इनकम भी बढ़ा दी गई, प्लस आपको एनुअली 2,000 रुपए साल में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये भी सरकार ने उस फंड के अंदर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, जो लोन लेते हैं, तो आपको 10 लाख, अभी याद रखिएगा कोलेट्रल जमा करना पड़ता था, मतलब कुछ ना कुछ रखना पड़ता था, तब आपको लोन मिलता था, ठीक है। तो यहां पर जो कोलेट्रल फ्री लेंडिंग है वो 10 लाख से 20 लाख तक कर दी गई है। पहले आपको 10 लाख तक का लोन मिला था, दैट इज अंडर व्हाट, फ्री कोलेट्रल लेंडिंग में। अब ये 20 लाख तक का, याद रखिएगा, आपको बिना कोलेट्रल के आपको लोन मिल पाएगा। ये भी स्कीम के अंदर किया गया है, ठीक है। एक अगला लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो आप प्रोविडेंट फंड में पैसा इकट्ठा करते हैं उसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आपको पता होगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर एडवांटेज क्या है, इसको सरकार पेंडेमिक के टाइम पर थोड़ा अमेंडमेंट कर रही है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रेगुलेशंस में। क्या अमेंडमेंट कर रही है, ये अमेंडमेंट कर रही है कि जो पैसा आप नहीं यूज कर सकते थे, तो यहां पर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 75% अमाउंट या तो 3 मंथ की सैलरी जो भी लोअर होगी वो आप यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, यू कैन यूज फ्रॉम देयर अकाउंट्स। अगर आपकी 75%, याद रखिए, या तो 75% ऑफ द अमाउंट, ठीक है, या तो 3 मंथ की सैलरी जो भी लोअर होगी उतना अमाउंट आप निकाल सकते हैं, जिससे वैसे एक्चुअली जिसको हम नहीं निकाल पाते थे। तो ये भी सरकार एक अमेंडमेंट कर रही है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन डन इन प्रधानमंत्री कल्याण पैकेज 1.7 लाख करोड़, वो मैंने आपको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया है, ओके। और लास्ट टॉपिक जो आज का है, दैट इज लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यूस हो गया हूं, तो एकदम उससे बाहर आने में टाइम लगता है, आई नो, बट हमें जल्दी कवर करना है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लास्ट टॉपिक है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिए, इसमें लैंड पोर्ट्स डेवलप करती है, ओके। और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, आपने सुना होगा, सी पोर्ट सुना होगा, वैसे लैंड में अगर एक स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप जाते हो, इंडिया से बांग्लादेश जा रहे हो, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट डेवलप करते हैं, दैट इज लैंड पोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये मेरा मेन पॉइंट था, कंफ्यूज मत होइएगा, हाईवे मत लगा दिएगा, हाईवे और रोड के अंदर आता है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2010 के अंदर स्टैब्लिश की गई है, ओके। सो यहां तक था हमारा टॉपिक आज, ओके। सो वी हैव डन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे जो हमारे टॉपिक्स हैं। लोग पूछ रहे हैं कितने लेक्चर हैं, टोटल 8 लेक्चर्स हैं, 6th लेक्चर आज था, 2 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। और आई होप आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो जो मैंने ग्रे एरियाज कवर किए हैं वो आपको एग्जाम में जरूर एडवांटेज मिलेगी। आपको अगर ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, देखिए इनिशिएटिव में कमेंट जरूर करते रहें, इसमें हमको पता चलता रहे यू आर लाइकिंग आई इनिशिएटिव। बहुत मेहनत लगती है पर्टिकुलर एक लेक्चर बनाने में, इसलिए हम इसको जल्दी नहीं ला पाते हैं, ओके। बट हम स्टिल ट्राई करते हैं कि हम इसको जल्द से जल्द आपके सामने लेके आएं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने पहले बता दिया,
के 60 to 65% क्वेश्चन इससे आएंगे। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट फील होगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और ये भी चीजें आपने कर रखी है। तो ग्रे एरिया जो आपके हैं जिसमें आप डाउट में रहते हैं, शायद वो आपके कवर हो जाए और एग्जाम में आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है, जो आप 70-65 क्वेश्चन कर रहे थे, वो ज्यादा हो जाए और आप 80-85 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ओके, अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, लाइक का बटन जरूर दबाएं। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमारे हिंदू ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।